जगह भरी पूरी बहनों की जगह हमारे पास। और पास में जा मत हम इस भ्रम में न रहे कि अभी हम नहीं। देश की नारी शक्ति क्लिप को होल्ड करें। दे रहे हैं। जी, क्लिप को होल्ड करें। शुरू करें। भारतीय जनता पार्टी राहुल जी, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के द्वारा आयोजित इस बेहद महत्वपूर्ण पत्रकार वार्ता में पधारे हुए सभी मूर्धन्य एवं महनीय पत्रकार साथियों का मैं स्वागत करता हूं। आज इस बेहद महत्वपूर्ण पत्रकार वार्ता को संबोधित करने के लिए हम सब के मध्य प्रदेश के यशस्वी, दूरदर्शी और कर्मठ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी उपस्थित हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूं। हमारे कुशल संगठक, हम सब के नेता आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी उपस्थित हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। इस अवसर को विशेष बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय श्रीमती रेखा वर्मा जी उपस्थित हैं। मैं उनका भी करबद्ध स्वागत करता हूं। मंच को और अधिक गरिमा प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश शासन की कैबिनेट मंत्री श्रीमती निर्मला भूरिया जी, मध्य प्रदेश शासन की राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्रीमती कृष्णा गौर जी, सांसद श्रीमती माया नरोलिया जी, विधायक माननीय अर्चना चिटनिस जी और मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती अश्विनी परांजपे जी भी हैं। इन सबका मैं स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री हेमंत खंडेलवाल जी से आग्रह करता हूं, कृपया संबोधन प्रारंभ करें। आज की हमारी इस पत्रकार वार्ता में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, दिल्ली से आई हमारे इस पूरे अभियान को देख रही ऐसी हमारी राष्ट्रीय पदाधिकारी हमारी रेखा वर्मा जी और हमारे सभी मंत्री बहनें, हमारी महिला मोर्चे के अध्यक्ष जी, आप सबको विदित है कि लोकसभा में जो घटनाक्रम हुआ वो सिर्फ एक संसदीय प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि देश की आधी आबादी से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण विषय था। विपक्ष ने, राहुल गांधी और उनके सहयोगियों ने ये बता दिया कि उनकी मानसिकता महिला विरोधी है। मैं समझता हूं कि जो कांग्रेस का जश्न था वो एक तरह से हमारी बहनों का अपमान था। आप सबको विदित है कि विगत कई वर्षों से सभी दल किसी न किसी रूप में चाहते थे कि महिला आरक्षण लागू हो, लेकिन जब इसे लागू करने का विषय आया तो विपक्ष का असली चेहरा उजागर हो गया। इस विषय पे पूरी विस्तृत चर्चा के लिए हमारे बीच में हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारी बहन रेखा वर्मा जी हमारे बीच में। मैं आशीष जी से अनुरोध करूंगा कि डिटेल में वो बताएं। जो विषय की शुरुआत थी मैंने आपके बीच में कर दी। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। और अगले क्रम में मैं हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्षा आदरणीय श्रीमती रेखा वर्मा जी से आग्रह करता हूं, कृपया संबोधित करें। धन्यवाद हमारे मीडिया के प्रभारी। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे बीच में उपस्थित हैं हमारे इस राज्य के हमारे बहुत ही कर्मठ और मेहनती हमारे मुख्यमंत्री माननीय श्री मोहन यादव जी, हमारे बीच में उपस्थित जिनका उद्बोधन आप सुन रहे थे ऐसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री हेमंत खंडेलवाल जी, हमारे बीच में उपस्थित हमारी सभी महिला जनप्रतिनिधि, हमारी पार्टी के पदाधिकारी और नारी शक्ति वंदन अधिनियम के विषय पे आज हम सब लोग इस कॉन्फ्रेंस में आपके बीच में अपनी बात रखने के लिए उपस्थित हुए हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 16 और 17 संसद में चर्चा में आया और 16 तारीख को सभी ने अपना अपना विषय रखा और 17 को चर्चा करने के बाद ये बिल पारित होना था, लागू होना था, लेकिन इनका विरोध इस नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विरोध विपक्ष ने किया। 70 साल से इस देश की नारी अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रही थी, निरंतर ये प्रयास कर रही थी कि 33% जो आरक्षण है वो महिला शक्ति को मिलना चाहिए और इसके लिए लगातार प्रयास कर रही थी विभिन्न माध्यमों से।
और जब सरकार बनती थी और उस सरकार के बनने के बाद में महिला शक्ति को उम्मीद जागती थी कि इस बार शायद महिला शक्ति का अधिकार उसको मिलेगा, लेकिन ऐसा समय 60 साल बीत गया। सत्ता में लोग आए, सरकार का पूरा उपयोग किया, लेकिन महिला शक्ति की मांगों को उन्होंने पूरा नहीं किया और इस पे ध्यान भी नहीं दिया। लेकिन लगातार हमारी महिला शक्ति अपनी मांग कर रही थी, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रही थी। जब हम बात करते हैं देश की, तो देश में 50% आबादी हमारी महिला बहनों की है और 50% आबादी होने की वजह से हमें जो हमारे अधिकार हैं उनको मिलना चाहिए था। और लगातार देश के प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी लगातार प्रयास कर रहे थे कि देश की महिलाओं को उनका अधिकार मिले, और वो भी ग्राम पंचायत से लेके हमारी विधानसभा और लोकसभा में उनकी भागीदारी बढ़े, लगातार प्रयास कर रहे थे। लेकिन 2023 में जब ये बिल संसद में आया, तब केवल विपक्ष ने इसलिए इसका समर्थन किया था क्योंकि सितंबर 2023 के सितंबर महीने में ये बिल आया था और लोकसभा का चुनाव था, तो इसलिए विपक्ष के नेताओं ने, चाहे वो कांग्रेस हो, टीएमसी हो, डीएमके हो, सपा हो, इन सारे लोगों ने इसका समर्थन किया। लेकिन जब विषय ये आया निकल के कि जब इसको लागू कराने का विषय आया, 17 अप्रैल और 18 अप्रैल को हम संसद में इसको फिर से लाए और इस पे सभी दलों को विधिवत चर्चा करने का मौका मिला और इसका जवाब भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, जो विपक्ष के विषय आए निकल के, उसकी एक एक बिंदु पे हमारे गृह मंत्री जी ने और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने उन विषयों को रखा। लेकिन विपक्ष ने अपना मन बना लिया था कि ये नारी शक्ति का जो उनका अधिकार है उनको ना मिले, उसके लिए निरंतर वो प्रयास कर रहे थे। लोकसभा में चर्चा में बात निकल के आ रही थी कि वो इसका विरोध करेंगे और लास्ट में जब वोटिंग हुई तो उन्होंने विरोध किया। जब ये विपक्ष के दल, चाहे कांग्रेस हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे डीएमके हो, चाहे हमारी सपा हो, ऐसे ही दल जब मंचों पे होते हैं तो महिलाओं की सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन जब राजनीति करने की बात आती है, अधिकारों की बात आती है, तो ये हमेशा पीछे हो जाते हैं। आज पूरे देश की महिलाओं में आक्रोश है, दुखी हैं, परेशान हैं। और जब ये चर्चा में ये बिल चल रहा था संसद में, उस समय देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि आप सब लोग इस बिल को समर्थन करिए, इस बिल को लागू होने दीजिए, क्योंकि 2029 में इनका अधिकार इनको मिले, उसके लिए आप सब लोग समर्थन करिए और ये क्रेडिट हम नहीं लेंगे, ये बिल पास हो जाएगा, ये क्रेडिट आप लीजिए। और ये महिलाओं से जुड़ा हुआ विषय है, महिलाओं को सशक्त करना है, पंचायत से लेके लोग विधानसभा और लोकसभा तक लेके जाना है, उनकी भागीदारी बढ़ानी है, उनके नेतृत्व में हम लोगों को देश को आगे बढ़ाना है। लेकिन विपक्ष के लोगों के कान में जू नहीं रहेगी और उन्होंने इसका विरोध किया। यहाँ तक प्रधानमंत्री जी ने जब कह दिया कि इसका क्रेडिट सारा आप लीजिए, तब भी उन्होंने विरोध किया और ये बिल लोकसभा में 2017 को गिर गया। पूरे देश की महिला सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से उनका आक्रोश देखने को मिलता है। और क्यों ना हो, क्योंकि उन्होंने सोचा था जो पंचायत में बैठी महिलाएं हैं, जो विधानसभा में बैठी महिलाएं हैं, जो लोकसभा में बैठी महिलाएं हैं, उन सारी महिलाओं में जो सामाजिक जीवन जी रही हैं, उनके मन में भी जब बिल की चर्चा हो रही तो एक भाव जागा कि हो सकता है कि पंचायत से हम उठकर विधानसभा में जाएं और विधानसभा से उठ के हम लोकसभा तक पहुंचे, हमारा नेतृत्व बढ़े, हमारा अधिकार हमको मिले। ये सोच के जो महिलाओं ने के मन में जो आक्रोश है, उस आक्रोश को उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से दर्शाया भी। देश के प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी लगातार महिलाओं के लिए जब से 2014 की सरकार बनी है निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि हमारी महिलाओं को किस तरह से सशक्त किया जाए, किस तरह से महिलाओं को मजबूती दी जाए, किस तरह से उनकी राजनीति से लेके, संगठन से लेके
और विभिन्न जो हमारे विभिन्न पद होते हैं, चाहे डॉक्टर हो चाहे इंजीनियर हो, उसमें उनकी भागीदारी बढ़े, उसके लिए निरंतर प्रयास किए। और बहुत सारी चर्चाओं में भी ये विषय निकल के आता था कि महिलाओं को 33% आरक्षण देना है, और जब 33% आरक्षण होगा तो महिलाओं की भागीदारी लोकसभा में बढ़ेगी, और जब महिलाओं की भागीदारी लोकसभा में बढ़ेगी तो बहुत सारे ऐसे विषय होंगे जो आज जिस महिला को जो दायित्व मिलता है वो बाखूबी निभाती है और बहुत अच्छे तरह से निभाती है। तो कुछ ऐसे विषय आएंगे महिलाओं के लिए जिसपे हम काम करेंगे और ज्यादा महिलाएं सशक्त होंगी। इसके लिए निरंतर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं। 16 अप्रैल 17 अप्रैल की घटना आप सब लोगों ने देखी है। लोकसभा की जो चर्चा हुई उसके बारे में मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि विपक्ष की मंशा साफ थी कि इस बिल को हम पारित नहीं होने देंगे, इसको लागू नहीं होने देंगे। और उसमें चाहे कांग्रेस हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे डीएमके हो, चाहे एसपी हो, सभी लोगों ने मिलकर मन बना लिया था कि हम इस बिल को लागू नहीं होने देंगे। और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में ये भी कहा कि कांग्रेस के हमारे जितने वरिष्ठ नेता हैं, हमारे टीएमसी के वरिष्ठ नेता हैं, हमारे एसपी के बड़े वरिष्ठ नेता हैं, हमारे डीएमके के वरिष्ठ नेता हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि इस बिल का समर्थन करो, क्योंकि ये महिलाओं के हक की लड़ाई है। इसमें आप सहयोग करिए और पूरा क्रेडिट आप लीजिए। इसकी भी चर्चा उन्होंने की। ये महिला के अधिकार की बात थी। आप सभी लोग इस बिल का समर्थन करिए। ये बार बार हमारे एचएम साहब ने और प्रधानमंत्री जी ने अनुरोध किया। नारी की अधिकार की लड़ाई का सारा क्रेडिट प्रधानमंत्री जी बार बार अपने वक्तव्य में कह रहे थे कि सारा हमारा विपक्ष के नेता ले जाएं, हमको नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी इन्होंने बिल में हमारा समर्थन नहीं किया। ये बिल लागू हो पाया, ये बिल लागू नहीं हो पाया और इस हद तक ये लोग चले गए कि जब ये बिल संसद में गिर गया उसके बाद इन्होंने वहां खड़े होके ये मुस्कुराए, इन्होंने ठहाके लगाए, वहां जश्न मनाया, हाथ मिलाए, एक दूसरे को बधाई दी। इस तरह का वातावरण संसद में देखने को मिला जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। नारी शक्ति इस चीज को कभी माफ नहीं कर पाएगी जिन्होंने इसका बिल का विरोध किया है। कांग्रेस की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। जब 2023 में ये बिल आया था, सितंबर के महीने में ये बिल आया था और 2024 में लोकसभा का चुनाव था, तब इन्होंने इस बिल का समर्थन किया और आज उसी बिल को लागू करने में इनका विरोध पूरा दिखा। और बात करने के बाद में बार बार संसद में ये बात आ रही थी कि ये विषय को हमें कोट करना है, मुझे इसके बारे में बताइए। बराबर हमारे गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी बता रहे थे, लेकिन उनको समझ में नहीं आया था क्योंकि उन्होंने माइंड सेट कर लिया था कि इसका विरोध करना है। और नारी शक्ति बंधन अधिनियम का विरोध तो किया ही किया। 14 में जब सरकार बनी, देश की बहुत पुरानी मांग 370 धारा हटाई जाए, राम मंदिर बनवाया जाए, 3 तलाक जैसा विषय, जब ये सारे विषय संसद में आए तो इन्होंने उसका भी विरोध किया। अगर हम महिलाओं के लिए कोई कदम उठाते हैं तो ये लोकसभा में विरोध करते हैं, अगर हम देश के लिए कोई कदम उठाते हैं तो ये विरोध करते हैं। और इन्होंने जो हमारे महिला सशक्तिकरण के लिए भी विषय उठाया गया उसमें भी उन्होंने विरोध किया। आज मैं आप सबके बीच में ये जरूर कहूंगी कि देश की आधी आबादी इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। और मैं आपको बताती हूँ जिस तरह से महिलाओं में आक्रोश है, जिस तरह से महिलाओं में आक्रोश है, और महिलाएं, क्योंकि हिंदुस्तान की महिलाएं जवाब देना जानती हैं और जो आगे चुनाव आने वाला है उसमें हमारी महिलाएं ये विपक्ष के नेताओं को जवाब देंगी। ये हमारी देश की महिलाओं ने ठाना है। मैं क्योंकि अभी हमारे मुख्यमंत्री जी बोलेंगे तो वो सारे विषय को रखेंगे, जो मुझे विषय रखने थे मैंने वो आपके सामने रखे हैं। मैं हृदय से आप सबको धन्यवाद देती हूँ कि इतने कम संख्या में आप सब लोग यहाँ उपस्थित हुए। हृदय से ज्यादा संख्या में पूरे हैं, कम समय। देखिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे मीडिया भाई जो हम लोगों को किसी भी फील्ड में हो पूरा सहयोग करते हैं
और समय पे आके हमें भी समय पे आने के लिए मजबूर करते हैं। तो मैं हृदय से आपका धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। देखिए, भोपाल की पत्रकारिता की एक पहचान है कि ये शब्दों से बढ़ के भाव को पहचान लेते हैं। तो आपका बहुत आभार। इससे पहले कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को उद्बोधन के लिए, संबोधन के लिए आमंत्रित करूं, एक 2 मिनट की एक छोटी सी क्लिपिंग जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की संसद के उद्बोधन की है, मैं आग्रह करता हूं उसको चलाएं। उसके बाद सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी को आग्रह करूंगा। हम इस भ्रम में न रहे कि हम देश की नारी शक्ति को हम कुछ दे रहे हैं। जी नहीं, उसका हक है। हमने कई दशकों से उसको रोका हुआ है। आज उसका प्रायश्चित करके हमें उस ताकत से मुक्ति पाने का अवसर है। इस पवित्र जगह से कहना चाहता हूँ, चाहे दक्षिण हो, उत्तर हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, छोटे राज्य हो, बड़े राज्य हो, मैं आज एक जिम्मेवारी से कहना चाहता हूँ कि ये निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगी। भूतकाल में जो सरकार रही और जिनके ताल में जो परिसीमन हुआ और जो अनुपात उस समय से चला आ रहा, उस अनुपात में भी कोई बदलाव नहीं होगा और वृद्धि भी उसी अनुपात में हो। गारंटी शब्द चाहिए तो मैं गारंटी शब्द में उपयोग करता हूँ। वादा की बात करते हो तो मैं वादा शब्द उपयोग करता हूँ। अगर तमिलनाडु में अच्छा शब्द हो तो वो भी मैं बोलने के लिए तैयार हूँ। अगर विरोध करेंगे तो स्वाभाविक है कि राजनीतिक लाभ मुझे होगा, लेकिन साथ चलेंगे तो किसी को भी नहीं होगा। नहीं करो किसी को नहीं करो, क्योंकि फिर अलग पहलू हो जाता है, फिर किसी को फायदा नहीं। इसलिए हमें क्रेडिट नहीं चाहिए। जैसे ये पारित हो जाए, मैं कल एडवर्टाइजमेंट दे करके सबका धन्यवाद करने के लिए आज पूरा देश और विशेष करके नारी शक्ति हमारे निर्णय तो देखेगी, लेकिन निर्णय से ज्यादा हमारी नीयत को देखेगी। और इसलिए हमारी नीयत की खोट देश की नारी शक्ति कभी माफ नहीं करेगी। हमारी माताएं बहनें बहुत बड़ा योगदान, हमारी बेटियों को कमाल जीवन के हर क्षेत्र में इतना बड़ा सामर्थ्य, उसको हम हिस्सेदारी से रोकने के लिए क्यों इतनी ताकत पड़े? उनके जुड़ने से सामर्थ्य बढ़ने वाला है। अब मैं आज अपील करने आया हूँ, इसको राजनीति के तराजू से मत तोलिए। ये राष्ट्र हिस्सा ले रहे हैं। और अब मैं अंतिम चरण में प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जिनके नेतृत्व में नित नए महिला सशक्तिकरण के आयाम मध्य प्रदेश ने स्थापित किए हैं, ऐसे आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी को आग्रह करता हूं, कृपया संबोधन करें, प्रारंभ करें। आज की इस प्रेस वार्ता में आप सबका स्वागत है। मेरे साथ माननीय अध्यक्ष श्रीमान हेमंत खंडेलवाल जी, हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्षा श्रीमती रेखा वर्मा जी, हमारी मंत्री निर्मला भूरिया जी, हमारी मंत्री कृष्णा गौड़ जी, हमारी महिला मोर्चा के अध्यक्ष जी, हमारी पूर्व मंत्री और वर्तमान सक्रिय विधायक श्रीमती अर्चना जी, हमारी राज्यसभा की सांसद माननीय माया नारोलिया जी, इस अवसर पर हमारे मीडिया प्रभारी आशीष जी, इसी के साथ आप सब भाइयों और बहनों, सारी बातें एक एक करके उसमें आई गई है और हम सब आज संचार के युग में और सब विभिन्न प्रकार के अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म से इस पूरे घटनाक्रम से अवगत हैं। ये भी सही है कि जो घटनाक्रम अपने इस लोकतंत्र के अंदर एक बहुत निर्णायक दौर तक पहुंच गया था, हम सब कमोबेश उस घटना को, घटना के कारण को, घटना को घटने से दुर्घटना में बदलने वाले लोगों को सब ने गौर से देखा है। जितने भी जिसके अंदर के मनोभाव थे, एक एक करके द्रौपदी का चीरहरण तो हमने 5000 साल पहले सुना था, लेकिन बहनों के साथ, बहनों की इज्जत के साथ खेलने का घटनाक्रम पार्लियामेंट में जो हुआ है,
सारे दुशासन, सारे दुर्योधन, सारे कौरव पक्ष के लोग जिस प्रकार से वो उस घटना के अंदर हिस्सा ले रहे थे, वो हमारे लिए अत्यंत कष्टकारी है, निंदनीय है। मैं आज के इस अवसर पर बहनों की मौजूदगी में बोलना चाहूँगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिया था, माननीय गृह मंत्री जी प्रस्ताव को बन करके जिस ढंग से उस बात को लेकर के छोटी छोटी बात प्रारंभ से हर बार जैसे कि होता आया है, थोड़ा सा बड़ा मन करके माननीय मोदी जी ने तो सभी को खुला पत्र भी लिखा था कि इस मुद्दे पे हर दल के लोग हर प्रकार के प्लेटफॉर्म से कहीं कोई बाल बराबर भी बाकी नहीं रह जाए। ये कि कोई किसी में कहे कि भाई हमको लिखित में नहीं दिया, हमको बोला नहीं, हमको बताया नहीं, हमसे चर्चा नहीं की। जिस अधिनियम पे 2023 में सबने यूनानिमस होकर के पहले एहसास कराया था कि हाँ, इस महिला आरक्षण के मसले पे हम सब साथ हैं, पलटू राम पलटी खा गए। क्यों? क्योंकि ये अवसर परस्ती का सर्वोच्च उदाहरण पेश कर रहे थे। 23 चुनाव की तरफ जब थे तो तुरंत तैयार हो गए। अब चुनाव की बेला जब 3 साल बाकी है तो फिर उसमें अपनी अवसर परिस्थिति का रास्ता ढूंढ करके कितना गंदा खेल खेला। कभी सुन करके, देख करके, विचार करके भी अपने आप पे अपोजिशन के लोगों पे घृणा आती। कहाँ उत्तर दक्षिण का झगड़ा है? किसने कह दिया उत्तर दक्षिण का झगड़ा है? लेकिन अपने चुनाव जीत को लेकर डीएम की पागल हो गई। जिस ढंग से वो विषय ले जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो इस लोकतांत्रिक ढांचे के बारे में क्या विचार कर रहे हैं। ये कोई घृणित मानसिकता नहीं, ये अलगाववादी मानसिकता है। मैं इसकी कटु शब्दों में निंदा करता हूं। दूसरे, तीसरे, चौथे हर कोई अलग अलग प्रकार से अपनी पूरी घटना का तमाशा बनाने पे तुले हुए। एक बड़ी बहन, बड़ी नारी हूं, लड़ सकती हूं, लड़ नहीं सकती हूं। नारियों के किस्मत का फैसले को सत्यानाश करके तुमने उनको दुरावस्था में डालने का पाप किया। वो पाप जो उनके राजीव गांधी जी के काल में हुआ था, जब सुप्रीम कोर्ट से निर्णय हुआ 3 तलाक का। ये वही परिवार है जिस परिवार ने विषबेल की तरह सदैव लोकतंत्र में सबका माखोल उड़ाया। ये उसी की कल आगे की कड़ी है। जब बहनों को अधिकार मिलने की बात आई तो अपने कुतर्कों के बलबूते पर किंतु परंतु लगाते लगाते जिस प्रकार से लज्जित करने का काम किया, नारी ने नारी को अपमानित करने का बहुत गंदा खेल खेला हम सबके सामने, और बड़े मुस्कुरा करके। पता नहीं अंदर की आत्मा क्या कह रही थी। भारत में बात हो रही थी कि अमेरिका में हो रही थी? बहुत कष्ट के साथ बोलना पड़ेगा। ये जो भाव थे अंदर से, और क्या क्या शब्द और किसे शब्द बोल करके बोली जा रही थी बात। कितनी छोटी छोटी बातें हैं। अगर 1971 में 55-54 करोड़ की आबादी थी तो वो सीटें अगर आज 140 करोड़ के बाहर अगर हो जाएगी तो उनको नहीं बढ़ेगी इस अनुपात में। बच्चे को भी मालूम है कि जो आबादी 1971 में थी परिसीमन में, वो स्वाभाविक रूप से बढ़ना चाहिए, और बढ़ेगी तो सीटें भी बढ़ेगी, और सीटें बढ़ेगी तो कौन से राज्य की घटेगी। इसी सावधानियों को लेकर के माननीय गृह मंत्री जी ने कदम कदम पर पूरे जवाब देने के पहले बीच बीच में हर बात स्पष्ट करते गए। कोई झूठ मत फैलाओ, कोई गलत मत बोलो, कोई कंफ्यूजन मत करो। उत्तर दक्षिण का भाव फालतू की बात। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र क्या डराने का काम किया, लेकिन उन्होंने वहां भी स्पष्ट किया कि सीटें बढ़ रही है, कोई सीटें नहीं घट रही है। जो अनुपातिक परसेंटेज है वो परसेंटेज भी बढ़ रहा है। हर चीज स्पष्ट करने के बाद भी कोई सोए को जगाया जा सकता है, लेकिन जान करके जो आंख नीचे उसको कैसे जगा सकते हैं। ये उसके उदाहरण है। लगातार उसी माखौल बनाते हुए पूरी बात का जैसे यूनानिमस तय कर लिया था कि हम बहनों को हक नहीं देंगे, और ये एक बार नहीं हुआ है। ये परंपरा, हर वो बात जो ये बोल रहे हैं, जो माननीय अमित जी ने भी कहा है हमारे सबके सामने कि 2014 के पहले जिस आरक्षण की बात अभी कर रहे हैं, 14 के पहले क्यों नहीं कहते थे? बंद आरक्षण, जातिगत जनगणना करने का पाप किसके सिर पे है? किसने बंद किया था? कांग्रेस ने बंद किया जातिगत जनगणना,
और ऐसे में हर एक वो प्रश्न, जिस प्रश्न के बलबूते पर जो प्रश्न के उत्तर वो वर्तमान सत्तारूढ़ दल से मांग रहे थे, वो अपनी आत्मा से मांगे तो उनको अंदर का पाप दिख जाएगा। लेकिन अंदर का पाप देखने के बजाय उनने बाहर का जो वितंडावाद बनाया है, उस वितंडावाद का पूरा देश आज दुखी है। निंदनीय व्यवहार से, एहसास से हम सब इस बात के लिए वाकई माननीय प्रधानमंत्री जी के शब्दों में कि आप संख्या बल में आप 2/3 हम आज नहीं हैं, लेकिन 100% बहनों के दिल को दुखाने के लिए देश इनको कभी माफ नहीं करेगा, ये बात सही है। इसलिए अब मैं इस पे और ज़्यादा न बोलते हुए, सारे प्रेस की बातें आप तक आ गई। अब हमारी बात, चूंकि सबसे बड़ी अदालत जनता की होती है, सबसे बड़ी पंचायत जनता की होती है, इसलिए पूरे देश के अंदर हमारे सरकार के माध्यम से, हमारी पार्टी के माध्यम से, समाज के माध्यम से, सभी प्रकार के आपके मीडिया के बंधुओं के माध्यम से ये बात जन जन तक पहुंचाने का निर्णय हुआ है। कल अपने इसी प्रदेश के अंदर एक बड़ी रैली निकाल करके, पदयात्रा निकाल करके, एक आक्रोश सभा के नाते से हम बहनों का हक उनको दिलवा के रहेंगे और जिनने पाप किया उनके सारे पर्दाफाश करने का काम इस आक्रोश के माध्यम से करेंगे। उसकी पहली कड़ी आज की पत्रकार वार्ता है, दूसरी कड़ी कल का हमारा ये प्रदर्शन है। आगे फिर हर 2, 3, 4 जिले में एक एक प्रदर्शन के कार्यक्रम होंगे। सभी नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत सभी दूर फिर प्रस्ताव पारित होंगे। जो ये निंदनीय घटनाक्रम हुआ, विधानसभा का 1 दिवसीय सत्र बुलाएंगे, उस सत्र में भी पुनः इस तरह की बातें सामने लाने का प्रयास करेंगे। अब हम रुकने वाले नहीं हैं। हमारा सबका, जो आपने सबने देखा कि जो देश का आधी आबादी के साथ जो दुरावस्था का या एक तरह से जो दुर्व्यवहार किया गया है, उसके सारे विषयों को सबके सामने लाने का अब हमारी सबके द्वारा निर्णय हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबका साथ मिलेगा और दूध का दूध, पानी का पानी, ये सबके बीच करके रहेंगे। आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। वैसे तो ये विषय ऐसा है कि बहुत प्रश्न नहीं होंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अगले कार्यक्रम की ओर बढ़ना है। कुछ संक्षिप्त प्रश्न ले लेते हैं। 1 मिनट, एक करके मैं बोलता हूँ। मुझे लगता है कि सबसे पहले हम बहनों को ही स्थान दे देते हैं। सुचंदा जी बोल रही है। सुचंदा जी, सिंगल प्रश्न। हाँ जी। मगर 2023 का बिल अभी भी आपके पास है। क्या आपका पार्टी 2023 का बिल इम्प्लीमेंट करेंगे जिसमें आपको 179 सीट्स आउट ऑफ 543 देना है महिलाओं? दीदी क्लियर। दोबारा बोल रहा हूं, जो 23 में कहा था कि 29 तक बहनों को अधिकार देंगे, जब 29 तक के लिए हमको निश्चित रूप से जनगणना का बेस लेना था। उस जनगणना के बेस के लिए हमको मजबूरी में 2011 पे जाना पड़ा। हम भी जानते हैं अगर ये वर्तमान की जनगणना और ये सब आकलन करेंगे तो ये 34 के बाद जाएगा। तो ये हमारी उस प्रतिबद्धता को हम साबित करने के लिए लेकर के बिल आए थे और ये तीनों बिल के पीछे भाव वही था। लेकिन जैसा मैंने कहा कि इनको ना अटल जी की सरकार में देने की इच्छा थी, ना मनमोहन सिंह की सरकार में तो पेश ही नहीं कर पाए थे। तो ये जो लगातार कांग्रेस का और कांग्रेस के साथियों का जो व्यवहार है, ये व्यवहार सदैव बहनों के विरुद्ध। विजय बघेल, भास्कर डिजिटल। देखो, ये अंदर का सच सामने आता है। हम नहीं बोल रहे तो कांग्रेस की नेत्री बोल रही है और ये कांग्रेस की बहन वो नहीं बोल रही है। आरिफ मोहम्मद साहब ने राजीव गांधी की सरकार में 3 तलाक के मसले पर सबके सामने ये विषय उठाया था कि ये विषय दुनिया में कई मुस्लिम देशों के अंदर भी 3 तलाक नहीं था, लेकिन राजीव गांधी प्रोग्रेसिव कह रहे थे उस समय। तो कंप्यूटर का युग आया था, पता नहीं क्या क्या बहुत बातें हुई थी, लेकिन तब भी कट्टरपंथियों के आगे झुककर हुए बहनों के साथ जो अन्याय का काम किया था, ये उसी बातों की पर्दे खोल रही है हमारी कांग्रेस की नेत्री और इसका जवाब कांग्रेस को देना चाहिए। अनुराधा जी का प्रश्न जी। सर, क्या बिल खारिज होने के बाद जो एनडीए है
वो अपनी ही पार्टी में 33% आरक्षण महिलाओं को देगी? आपकी जानकारी के लिए हमारी पार्टी ने जब से विषय उठाया था, हमारे संवैधानिक व्यवस्था में जहाँ भी हमारी पार्टी की व्यवस्था, हम उसमें आरक्षण पे काम करते हैं। मनोज से अभी 2 स्थानों का चुनाव है, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु। आप भी पश्चिम बंगाल से लौटे हैं और वहां तो महिला नेत्री मुख्यमंत्री रही है टीएमसी की, लेकिन उन्होंने अपने प्रचार का तरीका भी बदला और ऐसा लग रहा है कि वो आपका जो परिसीमन का मुद्दा है उसको उठाकर जनता के बीच, इसको कैसे आप ठीक करें? देखिए, ये शुरू से भ्रम की राजनीति करते हैं और इसीलिए महिला आरक्षण भूल करके परिसीमन की बात ला करके, अगर आरक्षण लगेगा तो 33% लगेगा तो परिसीमन तो उसके अंदर की अंडरस्टूड बात थी, लेकिन जान करते, जैसे मैंने कहा, इनको महिला आरक्षण देना ही नहीं था, इसलिए इस तरह के भ्रम को खड़ा करके ये बच के भागने का तरीका था। मृगेंद्र सिंह जी, 33% आरक्षण तो लागू कर रहे थे, क्या मंत्रिमंडल में अधिकारियों की पदस्थापना के लिए मंत्रिमंडल में 33% महिलाओं को, और जो फील्ड पदस्थापना होती है अधिकारियों में, क्या इसको लागू करेंगे? देखिए, हमारा राज्य एकमात्र राज्य है जिसकी 17 कलेक्टर महिला हैं। ये हमारा राज्य है। जो हमारा ब्लाइंड संभागायुक्त है, लेकिन कोई बात नहीं, दिव्यांग है, हमने उसको मैदानी पोस्टिंग दी, कलेक्टर भी बनाया। हमारे राज्य के 10 से ज्यादा जिले ऐसे हैं जहाँ एसपी भी महिला है, कलेक्टर भी महिला है। हमारा एक संभाग ऐसा है, एसपी, कलेक्टर, संभागायुक्त, जिला पंचायत, जनपद पंचायत सब बहने, और कुछ ही। मुझे लगता है कि इस बहुत धन्यवाद। उत्तर के बाद धन्यवाद सब